नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर ब्रेकिंग न्यूज, वो कार्यक्रम जहां पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। और शुरुआत करते हैं आज एक महत्वपूर्ण खबर से। दरअसल खबर जो है वो है बजट सत्र को लेकर। आपको बता दें 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र और खबर आ रही है कि 66 दिनों तक ये चलेगा। सत्र 6 अप्रैल तक चलने वाला है और 14 फरवरी से 6 मार्च तक छुट्टी रहेगी, यानी 27 दिन सत्र चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो वहीं सरकार की कोशिश होगी कि कैसे इस सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है ब्रेकिंग न्यूज में वो ये है कि 31 जनवरी से शुरू होगा, 66 दिनों का पूरा सत्र चलेगा, 6 अप्रैल तक चलेगा और 27 दिन तक सत्र चलने वाला है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 27 दिनों तक सत्र चलने वाला है, इसकी शुरुआत होने वाली है 31 जनवरी से। जरा बताइए बजट सत्र में क्या बातें खास रहने वाली हैं और कितना दबाव सरकार पर सुचारू रूप से इस बजट सत्र को चलाने का? देखिए, बिल्कुल जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से शुरू होगा, इस बजट सत्र का पहला चरण, और उसके बाद 14 फरवरी से जो है वो तक चलेगा और उसके बाद 6 मार्च से फिर चलना शुरू होगा। इस बजट सत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 31 जनवरी को जो है वो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वे जो है वो आएगा और 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है बजट को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो होंगी। लेकिन उसके बाद जब दूसरा पार्ट होगा उसमें बजट के एक-एक विभाग को लेकर चर्चा होती है। शुभांकर, हर 5 मंत्रालयों को लेकर लोकसभा में, 5 मंत्रालयों को लेकर राज्यसभा के अंदर जो है वो चर्चा होती है और उसके बाद बजट को जो है वो पास किया जाता है अंत में। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार 2 का अंतिम फुल बजट रहने वाला है। क्योंकि 2024 में जब सरकार बजट लेके आएगी तो अंतरिम बजट के तौर पर लेके आती है, पूरा बजट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि नई जब सरकार बनेगी तो वो अगला बजट लेके आएगी। ये बजट सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बजट के अंदर सबकी निगाहें रहेंगी कि सरकार आम आदमी के लिए क्या लेकर आने वाली है, क्या उनको राहत देने वाली है, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्या ये बजट बहुत राहत देने वाला होगा या उस तरीके का सोशो इकोनॉमिक बजट होगा जिस तरीके के बजट पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, विपक्ष चाहेगा सरकार को घेरा जाए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या चाइना का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों बिल्कुल हिमांशु, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। और आपने महत्वपूर्ण बातें बताई कि ये पूर्ण बजट जो है ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी है, लिहाजा क्या ये चुनावी बजट होगा, राहत वाला बजट होगा, इस पर हम सबकी निगाहें हैं। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल शरद यादव के निधन पर फिलहाल शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनके घर पर गए थे, अपनी संवेदना को जताया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव भी शरद यादव के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली की छतरपुर स्थित आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को कल रात दिल का दौरा पड़ने पर उनका निधन हुआ। पहले उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है, राहुल गांधी ने नमन किया है और मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके परिजनों को ढांढस बंधाया है। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो
आगे लेकर चलते रहें। जॉइंट पब्लिक मीटिंग में मैं उनको जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे, तो मैंने उनको देखा चलते हुए। तो मैंने कहा, शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले 2 घंटे का रास्ता था। मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। तो ब्रेकिंग न्यूज में आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे शरद यादव को लेकर। हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, कौन कौन मुलाकात करने पहुंचा और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं और वो हमें नजर भी आ रहा है जब तमाम दिग्गज लोग उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। शुभंकर, सबसे पहले राहुल गांधी आए, फिर अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर और अब से कुछ देर के अंदर जो है वो जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो आएंगे। जो हमारी जानकारी है, पीयूष गोयल भी यहां आने वाले हैं। तेजस्वी यादव भी यहां पर जो है शरद यादव को जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। लेकिन बड़ी चीज यही है कि शरद यादव एक ऐसे नेता थे जो अपनी विचारधारा के साथ, उनका जो कमिटमेंट था उसके साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बोला कि देखिए ये विचारधारा है, इसके साथ आपको कभी भी किसी तरीके का समझौता नहीं करना होगा। 2017 के अंदर जब नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के अंदर आए, उन्होंने सरकार बनाई, तो शरद यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको सरकार बनानी थी तो 2013 में आप साथ छोड़कर नहीं जाते। 17 में अगर आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो जनता के साथ, जो जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप उसके खिलाफ हैं। शरद यादव कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटा करते थे। बहुत से ऐसे मौके आए जब शरद यादव ने जो है, बिल्कुल सही बात है हिमांशु, ये उनका व्यक्तित्व ही था कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आज दोनों उन्हें नमन करने के लिए जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर बता दें दर्शकों को कि ब्रेकिंग न्यूज में एक और बड़ी खबर है और खबर है अमित शाह को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं और जम्मू के राजौरी में अमित शाह घांगरी गांव के उन तमाम पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे जिनके घरों को 1 जनवरी की रात आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें कि अमित शाह उस घटना स्थल का भी दौरा करेंगे जहां पर आतंकवादियों की छिपाई गई आईडी 2 जनवरी को ब्लास्ट हुई थी, उसमें भी 2 बच्चे मारे गए थे। सुरक्षा इंतजामों को लेकर अमित शाह वहां बैठक कर रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू से जुड़ रहे हैं। राजौरी के डांगरी गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। सुनील जी भट्ट, जरा बताइए क्या क्या कार्यक्रम है और कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी जिनके घरों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। जी बिल्कुल शुभांकर, जिस प्रकार से यहाँ राजौरी जिले में जो आतंकी हमला हुआ 1 जनवरी शाम को, उसके बाद यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था और खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि वो अपने आप को यहाँ पर असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ स्वयं आ रहे हैं स्थिति का जायजा लेने। वो पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका दुख साझा करेंगे और संवेदना प्रकट करेंगे। देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह, जो उनका आज का जो कार्यक्रम था वो अभी तक पहुंच जाने चाहिए थे यहाँ, लेकिन जो कि मौसम खराब था तो अभी जानकारी मिली है कि उनका प्लेन अब दिल्ली से टेक ऑफ कर चुका है। थोड़ी देर बाद वो जम्मू में लैंड करेंगे। हम इस समय राजौरी में ही हैं। दरअसल सुबह से ही हम राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है वहां पर थे और ये निर्देश दिया गया था कि मीडिया कर्मी जो है वो अपनी जो गाड़ियां हैं वो वहां डांगरी नहीं ले जा सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर।
और अब यहाँ पर प्रशासन ने खासतौर पर अलग से बसें दी हैं मीडिया कर्मियों को, और इन्हीं बसों में बिठाकर राजौरी से अब डांगरी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे के बाद जम्मू में पहुंचेंगे और जम्मू से फिर वो चॉपर से यहाँ राजौरी जिले में पहुंचेंगे और सीधा वो डांगरी जाएंगे। उस स्थान का वो जायजा लेंगे जहां पर कायराना आतंकी हमला होता है, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, संवेदना देंगे और साफ तौर पर एक संदेश भी दिया जा रहा है कि समूचा राष्ट्र जो है पीड़ित परिवारों के साथ है, राजौरी पुंछ की जनता के साथ है। और जिस प्रकार से हिंदू समुदाय को यहां पर भयभीत करने का जो प्रयास किया आतंकवादियों ने, उसको विफल करने के लिए, जो साजिश को विफल करने के लिए देश के गृह मंत्री एक संदेश देना चाहते हैं कि समूचा राष्ट्र यहाँ की जनता के साथ है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन आतंकवादियों ने ये कायराना हमला किया उनकी तलाश भी लगातार जारी है, क्योंकि ये काफी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है। यहाँ पर अगर हम देखिए जो अलग अलग गांव है पहाड़ों पर है, तो इसलिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। और साथ ही में जो यहाँ पर हिंदू समुदाय के खासतौर पर लोग हैं और जो पूरी जनता है राजौरी और पुंछ जिलों की, उनमें सुरक्षा की भावना एक बार फिर उत्पन्न हो, इसलिए वीडीसीज का भी पुनर्गठन हो रहा है। और साथ ही में यहाँ पर गृह मंत्री स्वयं आ रहे हैं सुरक्षा का जायजा लेने, और बाद में जम्मू में राजभवन में वो एक सुरक्षा संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और दूसरी एजेंसियों के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। शुभांकर, ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे अमित शाह पहुंचेंगे हम आपके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोशीमठ को लेकर। आपको बता दें कि जोशीमठ में धसान को लेकर इसरो की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। इसरो ने जो तस्वीरें और तथ्य जारी किए हैं उसके मुताबिक जोशीमठ 12 दिन के अंदर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। यह धसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच देखने को मिली। इससे पहले जोशीमठ की जमीन बेहद धीमी गति से धंस रही थी, लेकिन अब जो धसान है उसकी रफ्तार ज्यादा तेज हो गई है और ये इसरो की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच धसान को लेकर। अलकनंदा नदी के तट पर बसा है जोशीमठ और उसका जो निचला हिस्सा है वो लगातार धंसता जा रहा है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसने की बात आई है और ये रफ्तार परेशान करने वाली है, क्योंकि इस रफ्तार को देखते हुए ही तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जोशीमठ धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन सकता है अगर इसे वक्त रहते जरूरी कदम उठाकर बचाया नहीं गया तो। जोशीमठ में पहले ही जो आपदा आई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ऊपर से इसरो की जो रिपोर्ट आई है वो जोशीमठ के लिए चेतावनी वाली है। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं वो समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है और अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने रिमोट सेंसिंग सेंटर के जरिए जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है वो तस्वीरें काफी सवाल खड़े कर रही हैं। यानी आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं दरअसल ये सेंट्रल जोशीमठ है। यानी अगर आप वो देखें कि केबल रोपवे से लेकर के जो रोपवे औली को जोड़ता है उस रोपवे से नीचे ये पूरा शहर और उसके आगे ठीक नीचे वो एक हेलीपैड जो ज्यादातर यहाँ पर भारतीय सेना की टुकड़ी इस्तेमाल करती है। दरअसल इसके आगे कई इलाकों में जो खतरा है और रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे हिस्से में 27 दिसंबर 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2023 के बीच यानी सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे की ओर धंसा है। आप ये समझिए कि 12 दिनों में लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ का ये हिस्सा अपनी जगह से नीचे धंस रहा है। ये पहाड़ अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे बेहतर समझना इसको कि ये पूरा स्लाइडिंग जोन है। ये आप देखिए कि ये इंक्लाइन हो रहा है, ढलाव है। अब उसके बावजूद ढलाव में अगर सेंट्रल जोशीमठ का हिस्सा अपनी जगह धंस रहा है नीचे, तो जाहिर है ऊपर जो दरारें हैं वो बढ़ेंगी, जहां नहीं आई हैं वो भी आएंगी। कई सारे लोग इस बात की चेतावनी दे रहे थे और अब जो इसरो की रिपोर्ट है ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जोशीमठ का जो स्ट्रक्चर है वो कितना फ्रेजाइल है। इसी जोशीमठ के ठीक नीचे ये सेंट्रल जोशीमठ में वो आर्मी हेलीपैड के नीचे से लेकर के नरसिंह मंदिर है नीचे, यहाँ का मशहूर विख्यात मंदिर जो है वहां तक का पूरा हिस्सा फ्रेजाइल है। यानी अगर वो जमीन धंस रही है नीचे और हमने देखा कि पहले उसी इलाके में नीचे जाकर के जो लोग बसे हैं वो वहां से पानी निकल रहा था। कई लोग ये कह रहे थे कि उस पानी के साथ मिट्टी भी निकल रही है और जब मिट्टी भी निकल रही है तो यानी धीरे धीरे मलबा अंदर से खाली हो रहा है। इस जोशीमठ के बारे में पहले ही कहा जाता है कि दरअसल ये मलबे पर ही बसा हुआ शहर है। पहाड़ का हिस्सा नीचे दरख्त पे आया और उसके बाद उसी पर यह शहर बसा है जिसकी अपनी वेट बेयरिंग कैपेसिटी है और अब ये शहर पर इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है जिसके सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन इसरो की रिपोर्ट
कहीं न कहीं अब जोशीमठ के लिए एक मुसीबत का विषय बन गई है। जाहिर है सरकार को इसको लेकर के गंभीर सोच और कड़े कदम उठाने होंगे। जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसरो की तरफ से डराने वाली तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है और ये चिंताजनक तस्वीर जो है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि जो रफ्तार है धंसने की वो बहुत ज्यादा है। हालांकि जोशीमठ को लेकर कहा जाता है कि 70 के दशक में भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसने आगाह किया था, लेकिन उसके बाद ठोस कदम नहीं उठाए गए। उस दौरान ये जोशीमठ उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे वो धंस रहा था, लेकिन अब जो धंसने की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो की डराने वाली तस्वीर फिलहाल हम आपको ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे हैं। कई परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार सरकार भी एक्शन की बात कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर चिंता बढ़ाती हुई, परेशान करती हुई। और अब ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं दिल्ली के कंझावला केस की। कंझावला केस के आरोपियों पर गृह मंत्रालय ने हत्या की धारा 302 लगाने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है और उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस को कई कड़े एक्शन लेने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं निर्देशों में शामिल है कंझावला केस के आरोपियों पर 302 यानी हत्या की धारा लगाकर मामले की तफ्तीश करने का निर्देश। तो अब तक यह था कि गैर इरादतन हत्या की गई है, अनजाने में हत्या हुई है, उन्हें पता नहीं था, लेकिन अब खबर आ रही है कि धारा 302 लगाकर जांच करने के निर्देश जारी किए गए। होम मिनिस्ट्री के सूत्रों से एक बड़ी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस को यह बोला गया है कि कंझावला मामले में 302 यानी कत्ल की धारा एफआईआर में जोड़ी जाए। इसके अलावा जो पुलिस वाले उस दिन लापरवाही के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की नानी जी और अंजलि की मां दोनों लोग मौजूद हैं। लगातार इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया था, 302 की मांग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि चूंकि मोटिव नहीं है इसलिए इस एफआईआर में 302 दर्ज नहीं की जा सकती। अब हम उनकी नानी से बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। पुलिस ने कहा था कि मोटिव नहीं है, लेकिन अब 302 जोड़ी जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आप क्या कहेंगी? ठीक है, तो हम तो इसी के लिए लड़ रहे थे। 302 हो गई तो ठीक है, होनी तो चाहिए उन लोगों को फांसी। 302 हो गई जब तो फांसी होगी उनको। मर्डर तो करा ही था उन्होंने, हमारी तो चली गई। अब आप क्या कहेंगी? अच्छा है, मेरी बेटी को इंसाफ मिला। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ करा उनको भी फांसी हो। आप एक बात बताएं कि जब आप लोग इसके पहले पुलिस अधिकारियों से मिले, तो हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए आपने, वो हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज में लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, शुरुआत में कहा गया कि यह गैर इरादतन हत्या थी, अनजाने में हुई हत्या है, लेकिन अब क्या हुआ जिसके बाद होम मिनिस्ट्री से यह आदेश आए हैं कि 302 लगा दिया जाए, यानी सीधे सीधे जानबूझकर हत्या करने का यह आरोप जो है उस आधार पर जांच की जाए? देखिए बिल्कुल, और इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में लीगल ओपिनियन ले रही है। दरअसल इस पूरे जब रूट की मैपिंग की गई, जहां पर सुल्तानपुरी, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर एक्सीडेंट से लेकर कंझावला तक इलाके की, तो दिल्ली पुलिस के बाद एक्सीडेंट के ठीक बाद का एक सीसीटीवी पुलिस को मिला है जिसमें आरोपी निकल करके दो वो कार के नीचे देखते हैं, उसके बाद वो कार में बैठ के भागते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के दिल्ली पुलिस लीगल ओपिनियन ले रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ये सोच रही है कि अगर वो 302 लगा देते हैं तो उन्हें जब कोर्ट में ये केस को लेकर के जाएंगे तो किस तरीके से वो 302 को डिफेंड करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा था कि 302 के लिए उन्हें क्लियर मोटिव चाहिए हत्या का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर आज इस क्रूज को रवाना कर चुके हैं, जो मेरे सामने यहां पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि उन्होंने गंगा पार बनी टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। गंगा विलास क्रूज की अगर बात की जाए तो इसकी यात्रा 51 दिनों में 3200 किलोमीटर का सफर तय कर असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। ये यात्रा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम से गुजरने वाली है।
इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी तर्ज पर देश की कई नदियों पर काम चल रहा है। इसके लिए 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित भी किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विरासत का सफर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और कहां कहां से ये क्रूज गुजरेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से लेकर तमाम अलग अलग इलाकों में जाएगा, तो वाराणसी से लेकर असम तक का इसे सफर तय करना है और इसे आप विरासत का भी सफर कह सकते हैं। 5 स्टार की सभी सुविधाएं जो हैं वो इसमें दी गई हैं और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा, देखिए जिम जो है वो भी यहां पर है। वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे हरी झंडी दिखाई है और कहा जा रहा है कि 51 दिनों की यात्रा होगी गंगा विलास क्रूज की, जो 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। असम के डिब्रूगढ़ में जाकर ये यात्रा खत्म होगी और ये यात्रा की अगर बात की जाए तो ये यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम से गुजरेगी, यानी कई राज्यों को ये छूकर जाएगी। तो 5 राज्यों को छूकर जाने वाली ये क्रूज है और इसी को लेकर मेरी सहयोगी नेहा बाथम की हम आपको एक ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। गंगा विलास क्रूज को अब फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और ये रविदास घाट से आगे निकल चुका है। 51 दिन की यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, भव्य यात्रा, हर मायने में 4 सितारा 5 सितारा किसी भी तरीके की लग्जूरियस अमेनिटीज से भरपूर और सायरन की आवाज भी सुनी जा सकती है। ये कई बार ये हूटर बजाकर ये दिखाया गया है कि अब गंगा विलास क्रूज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खुद हरी झंडी दिखाई है और अलग अलग राज्यों से ये पूरा गंगा विलास क्रूज होकर गुजरेगा। उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने भी वर्चुअल माध्यम से इस क्रूज के ऑफिशियल फ्लैग ऑफ में शिरकत की। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तमाम वो 32 यात्री जो इस क्रूज पर सवार रहने वाले हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित। इस वक्त फोटोग्राफ्स और सेल्फी सेशंस का दौर चल रहा है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ही अपने आप में बयां कर रही है कि वो कितने रोमांचित हैं भारत के इस इतिहास का गवाह बनने के लिए, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे रूबरू होने के लिए। और हर राज्य की दरअसल एक पहचान होती है, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर हो, किसी मॉन्यूमेंट के तौर पर हो। उस मॉन्यूमेंट को भी देखने के लिए ये अलग अलग जगहों पर उतरेंगे, वहां पर इस क्रूज को रोका जाएगा। इसकी एक तय शेड्यूल है और इस शेड्यूल के हिसाब से ही ये क्रूज चलाया जा रहा है। पहले एक लंबा चौड़ा अध्ययन किया गया, एक सर्वे किया गया और ये कहा गया कि कैसे पूरे के पूरे क्रूज को कहां कहां रोका जाएगा, कहां कहां इसका गंतव्य स्थान होगा, कैसे उन धरोहरों को भी चिन्हित किया गया जो दरअसल हम अपने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को दिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि कौन सा राज्य, चाहे वो पटना साहिब हो पटना का या फिर सुंदरबन पश्चिम बंगाल का, और इसके साथ ही बांग्लादेश के ढाका से गुजरती हुई यात्रा डिब्रूगढ़ में जाकर 51 दिन बाद रुकेगी। लेकिन एक लंबा चौड़ा कीमत भी इसके लिए आपको चुकानी होगी। लगभग 300 से 400 डॉलर प्रतिदिन इस क्रूज के सफर को और इसकी जो तमाम लग्जरी अमेनिटीज हैं उसको एंजॉय करने के लिए आपको इस क्रूज के सफर के लिए चुकाने होंगे। 2 डेक में 18 स्वीट्स के साथ इसे डिजाइन किया गया है। अंदर कई अलग अलग देसी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स और तस्वीरें लगाई गई हैं और साथ ही जो सोफा सेट्स हैं, जो कुशन्स हैं, उसमें जो बनारस का सिल्क है, जो बनारस का खास तौर पर बनारसी काम जो जाना जाता है, उसके कुशन्स दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे आज इस पूरे डेक एरिया में ये सभी वो टूरिस्ट जो अगले कई दिन तक इसी क्रूज में रहने वाले हैं और वो काफी ज्यादा रोमांचित हैं अलग अलग राज्यों का एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन हमने आपको दिखाया और बताया कि कैसे गंगा विलास क्रूज अब सिर्फ वाराणसी को छोड़कर आगे अलग अलग राज्यों की ओर बढ़ चला है और इस क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और भारत में इनक्रेडिबल इंडिया के तौर पर कैसे इस क्रूज के जरिए पहचान बनाई जाए, इसके लिए काफी ज्यादा तत्पर है। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, वाराणसी, आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब ब्रेकिंग न्यूज में वक्त हो गया है बर्फबारी की बात करने का। दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और ब्रेकिंग न्यूज में इसी को लेकर हम आपको
कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होने लगी है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, नरकंडा, लाहौल स्पीति में जमकर बर्फ गिरी है। फिलहाल ये बर्फबारी हिमाचल के लोगों के लिए राहत बनकर आई है, क्योंकि इसका इंतजार यहां के लोग लंबे समय से कर रहे थे। पिछले महीने से अब तक हिमाचल प्रदेश ने सूखे का लंबा दौर देखा है और इसी को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये नजारा किसी एनिमेशन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन कुदरत की चित्रकारी के आगे इंसान की कलाकारी की क्या मिसाल। ये हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें। आसमान से गिरते बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हरे पेड़ किसी बुजुर्ग के सफेद बालों की तरह नजर आ रहे हैं। पत्तों से लेकर दरख्तों तक सब पर कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और ये कितनी मोटी होगी कहना मुश्किल है। कुर्सी, टेबल और रेलिंग पर जमी बर्फ को भी आप साफ देख सकते हैं। बर्फबारी के बीच इक्का दुक्का चलते वाहन और दूर दूर तक सफेद नजारा आंखों को बेहद सुहाना नजर आ रहा है। इसी बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। ये किसी टूरिस्ट की कार है। देखिए किस तरह पूरी कार बर्फ के लिफाफे में लिपटी हुई है। टीवी सेट पर इस खूबसूरत नजारों को देखना भला किसका मन नहीं करेगा इस अनुभव को जीने का। सैलानी इस अनुभव का भरपूर मजा ले रहे हैं। मुझे तो थोड़ा पहले एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का, लेकिन मेरी फैमिली को नहीं था। तो मैं चाहता था कि मेरी फैमिली भी ये लाइव स्नोफॉल देखे। तो ये कुदरत के रंग है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी दर्शक देखें यार। ये कुदरत है, नेचर है। ये स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंचे हुए हैं इस टाइम। छोटा बच्चा भी है साथ में, ये भी फुल एंजॉय कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली समेत तमाम इलाकों में बर्फ की सफेद चादर है। बीते 2 दिनों से मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मनाली शहर में साल की ये पहली बर्फबारी है। बीते दिन मनाली शहर में हल्की बारिश हुई, लेकिन आज सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी मनाली बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई थी। बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे तो खिले ही, पर्यटन कारोबारी भी खुशी से झूम उठे। अभी मनाली में कुछ टाइम से बर्फ नहीं थी। अभी जब से स्नोफॉल स्टार्ट हुई है तो टूरिस्ट भी बहुत बड़ा है और काम भी हमारा बहुत बड़ा है। जितना हमारे लिए तो स्नो ही है, जितना स्नो पड़ेगा उतना काम बढ़ेगा। तो अभी स्नो है, आज भी स्नो है, कल भी स्नोफॉल बताया हुआ है। तो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, काम भी बढ़ा है हमारा सबका। तो टूरिस्ट भी बहुत बढ़ गया मनाली में। बर्फबारी से समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। फिलहाल मनाली शहर में वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा पहले ही वाहनों के लिए अवरुद्ध हो चुका है। बर्फबारी के चलते अटल टनल से भी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पर्यटक वाहनों को सोलांग नाला से आगे नहीं ले जा पा रहे, लेकिन मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटक वाहनों को नेहरू कुंज से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अब शिमला के मंडोल इलाके की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहा है। शिमला से सटे नरकंडा में भी भारी बर्फबारी हो रही है। नरकंडा के रास्तों को देखिए, बर्फ की मोटी परत साफ साफ नजर आ रही है। दूर दूर तक बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बर्फबारी किसी राहत से कम नहीं। यहाँ लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे।
लंबे सूखे दौर की वजह से गेहूं और सब्जी की खेती को करीब 25% का नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने में पूरी तरह सूखा रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि रविवार तक ऐसा ही मौसम रहा तो नुकसान में 10 से 15% भरपाई हो जाएगी। मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ब्रेकिंग न्यूज में हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी तो हमने आपको दिखा दी। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का हाल। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, औली समेत तमाम जो ऊंचाई के इलाके हैं वहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बाबा केदारनाथ तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी की आगोश में है। तस्वीरें देखिए किस तरह बर्फबारी ने केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर को अपनी आगोश में ले लिया है। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढकने लगा है। हिमालय में बसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में कल से बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में ये 2023 की पहली बर्फबारी है। कल पहले ही दिन केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी हो गई। केदारपुरी बर्फबारी के बाद चांदी की तरह सफेद चमक रही है। बर्फबारी का असर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य पर पड़ रहा है। ठंड के चलते केदारनाथ से मजदूर वापस लौटने लगे हैं। धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ में कल दोपहर 2 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और पूरी रात भर बर्फबारी चलती रही। अभी तक लगभग 1.5 फीट बर्फ गिर चुकी है। यहाँ पर पुनर्निर्माण कर्मियों को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये गंगोत्री मंदिर परिसर की तस्वीर है। बर्फ से ढका मंदिर किसी कलाकृति का आभास करा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही बुधवार देर रात से ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। आज सुबह तक गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फ पड़ चुकी थी। बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें देखिए जो धराली और हर्षिल इलाके की हैं। सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहा है। उत्तराखंड के इस हिस्से को बर्फबारी का लंबा इंतजार करना पड़ा। बर्फबारी ना होने से यहाँ के लोग खासे परेशान थे, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है। अब जरा औली का नजारा देखिए। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिसोर्ट औली में इस साल की ये पहली बर्फबारी है। देर रात बर्फबारी होने से चप्पा चप्पा बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। हर तरफ बर्फबारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। नवंबर में बर्फबारी के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हल्की बर्फबारी हुई थी। औली के करीब ही है जोशीमठ। जोशीमठ में मकानों की दरार और धसान को देखते हुए बर्फबारी का मौसम लोगों को डरा रहा है। पिछले 2 दिनों से जोशीमठ में मौसम खराब चल रहा है। लगातार दिन में कई बार बूंदाबांदी के हालात होते हैं। इस वक्त आप अगर हिमालयन रेंज को देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2 दिनों के अंदर किस तरह से बर्फबारी हुई है। पहले हिमालय के ये पूरे रेंज जो आप देख रहे हैं, जहां पे व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिछले 2 से 3 दिनों के स्नोफॉल के बाद पूरी तस्वीर बदली है। और अभी भी काले बादल जोशीमठ के शहर के ऊपर छाए हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कल रात जोशीमठ के ऊपरी हिस्से में जहां पे कई सारे आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट्स भी लोकेटेड हैं, वहां पे स्नोफॉल शुरू हो गया था, बर्फबारी शुरू हो गई थी। और यहीं से करीब में औली का वो इलाका है जहां पे बर्फबारी हुई है। मौसम खराब हो रहा है। जोशीमठ पहले ही मुसीबत में है, कहीं बर्फबारी इस मुसीबत को और न बढ़ा दे। औली से कमल नयन सिलोड़ी, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक।